ओके, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड नमस्कार। हम लोगों ने नाटक में नाटक पढ़ लिया, यानी ज्ञान सागर में हमने पढ़ लिया था। तो अब मैंने सोचा कि अब मैं कुछ अभ्यास सागर में भी आपको करवा दूं। तो अभ्यास सागर में जो नाटक में है, वो हमें क्या सीखना है? अनुस्वार और अनुनासिक। ठीक, क्या हमें सीखना है? अनुस्वार और अनुनासिक। एक सेकंड रुक जाइए। तो ये देखिए, ये है अनुस्वार। ठीक, और किसे कहते हैं अनुस्वार? ये देखिए यहां जो हम बिंदु लगाते हैं ना, इसको हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक है। अच्छा, और अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु, यानी जिस पर हम ये लगाते हैं। समझ में आया? तो ये खास करके हम लोग पढ़ेंगे कि अनुनासिक क्या होता है और अनुस्वार किसे कहते हैं। अब ये वास्तव में लगता कहाँ है? सबसे पहले हम ये जान लें कि ये जो अनुस्वार है या अनुनासिक है, ये कहां कहां लगता है? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर, ठीक है। पंचमाक्षर, अब पंचमाक्षर कौन कौन सा है? 5 वर्ग होते हैं ना, क च ट त प। तो ये पंचमाक्षर में कौन कौन से होते हैं? देखिए, क का यानी क वर्ग, च वर्ग, दिख रहा है, ट वर्ग, ठीक, त वर्ग, और एक होता है प वर्ग। दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है, प वर्ग। तो ये क च ट त प। अब इसका पंचम अक्षर यानी पांचवा पांचवा वर्ण क ख ग घ, च छ ज झ, च ठ ड ढ, ण, त थ द ध, न, और प फ ब भ म। यानी समझ में आया? अच्छा, मैं थोड़ा नीचे लिख दिया ना। अच्छा कोई बात नहीं, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। रुक जाइए, मैं फिर से लिख देता हूँ। देखिए, अगर हम ध्यान दें तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब तो सबको दिख रहा होगा, ठीक। तो क च ट त प, अब इसका पंचम अक्षर कौन सा होता है? तो क का होता है क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़ या ड़, त थ द ध न, ठीक है, और प फ ब भ। तो ये 1 2 3 4 5 यही होता है। अब कब हम लोगों को अनुस्वार का प्रयोग करना है और कब हमें क्या करना है? अनुनासिक का प्रयोग करना है, यानी इसका और इसका प्रयोग। ठीक है, समझ में आया? हम लोग यही जानेंगे। तो चलिए सीधे सीधे हम लोग, अब मैं आपको कुछ स्लाइड दिखाता हूं। चलिए देखिए, सब लोग जरा यहां ध्यान देंगे। हाँ, जस्ट वेट। ये देखिए आपके सामने है। तो आज हम लोग अभ्यास सागर पाठ 2 नाटक में नाटक का, ठीक, करेंगे। देखिए, अब देखिए आपके सामने मैंने क्या रखा है? अनुस्वार और अनुनासिक। सब लोगों को तो दिख रहा होगा जरूर से जरूर। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं, क्या लिखा हुआ है? कुछ देखिए वाक्य लिखे हुए हैं, उन वाक्यों को हम पढ़ेंगे। जैसे राकेश, देखिए यहां पर राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था, ठीक है।
तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले, उधर जाकर सुन लेना। दर्शक फिर ठठाकर हंस पड़े। राकेश दांत पीस रहा था। ठीक है, तभी तेजी से राकेश मंच पर पहुंचा और बात राकेश ने बहुत संभाल ली थी। आप लोग यहां ध्यान दे रहे होंगे, कुछ शब्द हैं जो कि नीले रंग का है, गाढ़े नीले रंग का, और कुछ शब्द हरे रंग का है। ठीक है ना? तो जो जो नीला शब्द है, अगर आप इस पर ध्यान दे रहे हैं तो देखिए, ये है अनुस्वार, ये भी है अनुस्वार, ये है अनुस्वार, ये है अनुस्वार। ठीक है, ये है अनुस्वार। और अगर हम इस पर ध्यान दें हरे शब्द को, तो देखिए, ये है अनुनासिक, ये है अनुनासिक, ये है अनुनासिक, और ये है अनुनासिक। सबको समझ में आया? समझ में आ गया तो हैंड रेज करिए। इतना समझ में आया? अनुस्वार और अनुनासिक किसे कहते हैं? क्लियर है? वेरी गुड, क्लियर है? तो यही है, हम लोग यही यहां पर देख रहे हैं। ओके, तो चलिए अब आगे देखें। अब आगे देखते हैं। तो यहां पर सब लोग समझ गए। अब इसमें से आप लोगों को क्या करना है, देखिए, अगला प्रश्न जो है वो है अनुस्वार शब्दों को छांट कर लिखें और अनुनासिक शब्दों को छांट कर लिखें। वहां पर 4 जगह दी गई है। ठीक है ना? अनुस्वार शब्द वाले 4 जगह हैं और अनुनासिक के लिए 4 जगह है। तो जो अनुस्वार के लिए जगह है तो उसमें अनुस्वार वाले शब्द लिख दीजिए, जैसे संगीतकार, संवाद। अब चूंकि संगीतकार दोबारा आ गया इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। कंधे और मंच, ये एक, यानी संगीतकार, संवाद, कंधे और मंच। ये जो ब्लू यानी नीले रंग का है उसको हम कहेंगे अनुस्वार वाले शब्द। ठीक है ना? जिसमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अब वहीं अनुनासिक वाले शब्द को अगर हम देखें तो हरे वाले शब्द हैं, यानी हंस, दांत, पहुंच और संभाल। ये है आपका जो है, कौन से शब्द हो गए? ये हो गया आपको अनुनासिक वाले शब्द। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि आप लोग बिंदु और चंद्र बिंदु बोलने के बजाय अगर आप कहें अनुस्वार और अनुनासिक तो बेहतर होगा। आप यही अपने जहन में डाल लीजिए। ठीक है ना? तो यहां तक सबको समझ में आ गया? ये वाला सब लोगों ने उतार लिया? बोलिए, यस और नो? आप लोग हाथ उठा दीजिए। चलिए, चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए, ये आपने समझा, ये संगीतकार है, संवाद है, फिर से संगीतकार है, कंधे है और मंच है। ये सब अनुस्वार वाले शब्द हो गए। और दांत है, हंस है, दांत है, पहुंच है और संभाल है। ये कौन से शब्द हो गए? ये अनुनासिक वाले शब्द हो गए। क्लियर? तो इसको आप देख लीजिए। ठीक है, अब समझे? क्लियर है? तो चलिए अब आगे बढ़े। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अब है आपके सामने ध्यान दीजिएगा जरा, इसको हम इधर कर देते हैं। हाँ, तो देखिए आपके सामने क्या है? अनुस्वार वाले शब्द। अब मैं अनुस्वार वाले शब्द हमने क्या क्या लिखा है? सबसे पहले है संगीतकार, चूंकि 2 बार आ गया था इसलिए मैंने एक ही बार लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद है संवाद, फिर उसके बाद है कंधे और उसके बाद है मंच। तो आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, फटाफट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो ये अनुस्वार वाले शब्द हो गए। अब अगला है हमारे समक्ष अनुनासिक वाले शब्द। तो ये देखिए, ये है अनुनासिक वाले शब्द। ठीक है, अनुनासिक वाले शब्द कौन कौन से हो गए? जैसे हंस हो गया, दांत हो गया, पहुंच हो गया और संभाल, ये हो गए। क्लियर है? समझ में आया? अब नेक्स्ट देखें। तो ये तो आपने उतार लिया होगा। अब अगला देखिए, अगला जरा यहां ध्यान दें। देखिए, यहां आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है? अनुस्वार चिन्ह लगाएं। ठीक है ना? आपको
शब्द जो दिया हुआ अब बिना अनुस्वार के शब्द दिया हुआ, और मैंने यहाँ आप लोगों के लिए उत्तर तैयार कर दिया है। तो अनुस्वार वाले चिन्ह लगाइए, ठीक है ना, तो आप अनुस्वार वाले चिन्ह ये लगाइएगा, ठीक। और अनुनासिक का मतलब यानी चंद्र बिंदु ये लगाएं, तो पहुंचते, हंसी, आप इसको फटाफट उतार दीजिए, ठीक है, जल्दी से। इसको ध्यान से देखिए कि कहां पर लगा हुआ है, ये बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप समझेंगे कि कहां पर हम कैसे करें। क्लियर? हाँ, तो आप लोग समझ गए, तो ये वाला आप लोगों ने उतार लिया, वेरी गुड। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है अनुस्वार अथवा अनुनासिक चिन्ह लगाएं, ठीक है ना। अब अनुस्वार अथवा अनुनासिक चिन्ह में आपको कहां पर क्या लगेगा वो आपको ध्यान देना होगा, ठीक है ना। एक मिनट, आप लोग म्यूट कर लीजिए खुद को, ठीक है। अड़ा में नहीं दिया हुआ है। किसमें नहीं दिया? वेरी गुड, चलिए अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए हम लोग कितने भी तकनीक में आ जाएं और तकनीक का इस्तेमाल करने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं उस तकनीक को हम नहीं बनाया है, तो उसमें कुछ कमियां हैं, ठीक है। तो उस कमी है, वो कमी का तोड़ मुझे नहीं मिल रहा था, ठीक है ना। मैं चाहता तो कुछ और तरीका अपना सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं पहले देख लेता हूं। ध्यान दीजिएगा, यहां आप सबसे पहले संभव में तो आप समझ गए हैं कहां लगाना है, ठीक। संभव में स के ऊपर अनुस्वार लगेगा, फिर भ। ध्यान दीजिएगा शिरो रेखा पर, देखिए मैंने शिरो रेखा पर हमेशा आप लोगों को कहा है कि जरूर उस पर ध्यान दें, तो शिरो रेखा पर अगर ध्यान दें तो संभव में भ के ऊपर शिरो रेखा नहीं देना है। मैंने आपको बहुत पहले बताया था और आज फिर से बताता हूं कि वो 5 शब्द होते हैं, थ, ध, भ, क्ष और श्र। ये 5 ऐसे शब्द हैं जिस पर शिरो रेखा नहीं लगता है, जैसे कथा, ठीक, जैसे कथा। अब जैसे कंधा, ठीक, जैसे कभी, ठीक, जैसे कक्षा, कक्षा, ठीक है, जैसे परिश्रम। आई बात समझ में? तो अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये गलत है, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये गलत है, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये गलत है। आई बात समझ में? या फिर आप अगर ऐसे लिखते हैं तो ये गलत है, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये गलत है। यानी आपको ये भी याद रखना होगा कि शिरो रेखा कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। मैं आप लोगों से हमेशा ये कहते आया हूं कि शिरो रेखा का बहुत महत्व होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आपको, अब आप अच्छा, बहुत लोग ऐसे भी लिख देते हैं कभी को, मैंने देखा है ऐसे और ऐसे। तो आप अगर इसकी जगह अगर ये लिखे ना तो बेहतर हो, मुझे लगता है। हालांकि इसको कई लोग सही मान लेते हैं, लेकिन ये भ, मतलब आपका कहना है कि हम यहाँ छोड़ दिए हैं मतलब वो भ है, ये सही नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो ये भी मत लिखिए प्लीज, डोंट राइट। आई बात समझ में सबको? सबको बात समझ में आई? क्लियर है? तो चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक, तो ये तो आप समझ रहे हैं कि कैसे लगाते हैं, इसीलिए मैं बता दिया क्योंकि वहां पर आप देखिए उस तरह से है, मैंने इसलिए संभव, चाहे फांदना, फांदना में जो है आप अगर बोलेंगे फांदना तो नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है, इसीलिए उसको हम कहते हैं अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। गूंजती, गूंजती। आप एक काम करिए, सब लोग जो है यहाँ नाक पर उंगली रखिए, यहाँ ये जो नथ होती है ना, नथ, इस पर उंगली रखिए, और उंगली रखने के बाद बोलिए फांदना, तो देखिएगा ना यहाँ पे वाइब्रेशन होगा, यहाँ पे भी वाइब्रेशन होगा, और ठीक है यहाँ से भी, यहाँ से अंदर से आवाज आएगी। तो ये जो मुंह और नाक दोनों से जब आवाज निकलती है ना, तो हम उसे कहते हैं अनुनासिक का प्रयोग कहते हैं। सुगंध, देखिए
आप अगर सुगंध बोले तो सुगंध में वो नहीं होगा, ठीक है ना, सुगंध सिर्फ यहां से आवाज आएगी और यहां पर से हवा निकलती, सुगंध। ओके, अब आंसू। अच्छा, अब अंगा नंबर, अब आप बोल रहे थे कि इसमें क्या होगा सर, तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें जो है वो होगा श्रृंगार, यही लिखा हुआ है ना, श्रृंगार। क्लियर है? तो देखिए, एक मिनट में आप लोगों को ऑप्शन दे देता हूं। अब देखिए, देखिए वहां यही लिखा हुआ है ना, श्रृंगार। क्लियर? यस सर। यस सर। क्लियर? तो आपका सिर्फ श्री और गार लिखा हुआ है, आपको देना क्या है, अनुस्वार। तो यहाँ पे अनुस्वार हो जाएगा श्रृंगार। समझ में आया सबको? सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सब लोग लिख लिए? Yes, sir. Yes, sir. Clear. यस Yes, sir. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अब आप लोग सर जब बुक में जवाब भरा हुआ है। नहीं तो भरा हुआ है तो आपको मिला लेना चाहिए। यस सर। आप अगर गलती न की है तो बहुत अच्छी बात है ना। देखिए, पुनरावृत्ति का मतलब होता है, आप लोग देखिए, जब बातों को बता दें और बात कर लें उसके बाद म्यूट हो जाए। ये खुद से अपनी समझदारी होनी चाहिए कि यस, आई हैव टॉक्ड टू द टीचर, सो आई म्यूट माई सेल्फ। ओके, बहुत जरूर। चलिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ऑल ऑफ यू। ओके सर। हाँ, क्योंकि बेवजह की आवाजें आएंगी, वो अच्छा नहीं है। तो आप समझ गए श्रृंगार यहाँ होगा। तो देखिए, अगर आप यहाँ ध्यान दें तो संभव में अनुस्वार का प्रयोग होगा। ठीक, संभव में किसका प्रयोग होगा, बोलिए तो जरा। संभव में किसका प्रयोग होगा, अनुस्वार का। किसका प्रयोग होगा, बोलिए। संभव में अनुस्वार का, और फांदना में अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु, अनुनासिक आप बोलिए। गूंजती में अनुनासिक, सुगंध में अनुस्वार, और श्रृंगार में अनुस्वार, आंसू में अनुनासिक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े, बोलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। आप बताइए, आप लोग अनम्यूट हो सकते हैं, बता दीजिए, तो हम लोग फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारे समक्ष। अब अगला प्रश्न, अगला जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझने लायक है, समझने वाली बात है, हमें इसको समझना होगा। ध्यान दीजिए। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, यहाँ क्या था, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मैंने ये लिख दिया है, ज्यादा मैंने उतना बड़ा प्रश्न नहीं लिखा। तो आप लोगों को देखिए, यहाँ लिखा हुआ होगा पंचम वर्ण हैं। कौन कौन से हैं, तो अंगा, इया, ण, न एवं म। मैंने आपको अभी बता दिया था पंचम वर्ण कौन कौन सा भी बताया था, ध्यान रखिए। पंचम वर्ण मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क ख ग घ, क्लियर, फिर च छ ज झ इ, फिर ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न एवं म। ये 5 देखिए, जैसा कि वहां लिखा हुआ है। ठीक है ना, अंगा, इया, ण, न एवं म। अब देखिए ख वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता है, इसलिए इसको जरूर मिलाइएगा। ठीक है ना, आप लोगों को अगर कोई प्रश्न करना हो, रेज योर हैंड, ओके, एंड देन अनम्यूट योरसेल्फ, डायरेक्टली अनम्यूट मत करिएगा। ओके, अच्छा, कितने लोग हैं भाई हाथ उठाए हुए हैं? अच्छा, तो रुचि कुमारी बोलिए, क्या बात है, अनम्यूट हो जाइए। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है? रुचि, नो कोई सर। क्वेश्चन? ओके, हंसिका, कोई क्वेश्चन है, अनम्यूट हो जाइए। नो सर, वो अच्छा, ठीक 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 ठीक, ओके ओके। अदिति, अच्छा, जिसका एक काम करिए, सब लोग हैंड जो है डाउन कर लीजिए, हैंड्स लोअर हैंड कर लीजिए, क्योंकि वैसे हैंड जब आप रेज करेंगे तो मुझे समझ में आएगा, अच्छा इनको क्वेश्चन करना है। जैसे देखिए, हाँ, अभी किसी का भी नहीं, वेरी गुड, चलिए ठीक है। तो देखिए, आप लोगों ने देखा यहाँ पर क्या है, क में देखिए पंचम वर्ण है, तो सबसे पहले तो पंचम वर्ण जानना जरूरी है कि कौन कौन से होते हैं। तो पंचम वर्ण है अंगा, इया, ण, न और म। ठीक है,
उसका उच्चारण याद रखिएगा। देखिए इसमें जरा सा ये जो है आप लोग इस पर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मैं आपको ये समझा देता हूं कि क्या क्या होता है। देखिए जब ये लिखा हो तो इसको अंगा पढ़ते हैं, अंगा, ठीक। और अगर ये लिखा हो तो ये ड होता है, ड। और जब ये लिखा हो तो इसको हम कहते हैं ड़, ठीक है ना। तो क ख ग घ अंगा होता है, ठीक है ना। मैंने कई लोगों को सुना है क ख ग घ ड़ उच्चारण कर देते हैं, नहीं, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है। ये ड के नीचे तल बिंदु है तो इसको हम ड़ पढ़ते हैं, और ये अपने आप में ड है, ठीक है ना। इसको द्विगुण वर्ण भी कहते हैं, जो कि ये ढ है और ये ढ है, यानी ये ड और ढ ये दोनों जो होते हैं ये द्विगुण वर्ण होते हैं, इसमें दो गुण होते हैं। एक इसको ड और ढ पढ़ते हैं, और जब इसमें तल बिंदु लग जाता है, ठीक है ना, जब इसमें तल बिंदु लग जाता है तो इसको हम ड़ और ढ कहते हैं, ड़ और ढ, याद रहेगा, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। तो उसके बाद क्या है, इया है, फिर ड़ है, न है एवं म। अब देखिए ख, यदि किसी पंचम वर्ण के बाद, पंचम वर्ण मतलब कौन कौन से हैं, अंगा, इया, ण, न एवं म, ये पंचम वर्ण, ठीक। तो यदि पंचम वर्ण के बाद उसी के वर्ग का, जैसे क है तो क, क, ख, ग, घ, इनमें से कोई आ जाए उसी के वर्ग का, क्लियर। अब जैसे मान लीजिए क वर्ग का है तो उसी वर्ग का आ जाए, ठीक। अगर मान लीजिए च वर्ग का है तो उसी वर्ग का, च, छ, ज, झ आ जाए, क्लियर। अब ण है तो ट, ठ, ड, ढ आए, न है तो त, थ, द, ध आए, म है तो प, फ, ब, भ आए, क्लियर। सबको समझ में है। आप बोलिए तो मैं यहाँ पे लिख के भी बता सकता हूँ। अगर आप लोगों को कोई परेशानी है तो मैं बोलिएगा तो मैं यहाँ लिख दूंगा, ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। ध्यान रखिए, जरा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे क, ख, ग, घ, घ, अंग, ये, ठीक। उसके बाद च, छ, ज, झ, ई, ठीक। ट, ठ, ड, ढ, ण, अण भी बोलते हैं, ण भी बोलते हैं। फिर त, थ, द, ध, न, ठीक। उसके बाद प, फ, ब, भ और, तो ये है पंचम। फिर अब यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि पंचम वर्ण के बाद उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण, यदि मान लीजिए अंगा के बाद चाहे क, ख, ग, घ आए, या इया के बाद च, छ, ज, झ, या फिर ण के बाद ट, ठ, ड, ढ, या फिर न के बाद त, थ, द, ध, या फिर म के बाद प, फ, ब, भ, क्लियर। प, फ, ब, भ, यानी ये वर्ग कौन कौन सा है, ये क्या है, ये है कवर्ग, ठीक। ये है चवर्ग, ठीक। ये है टवर्ग, ठीक। ये है तवर्ग, अच्छा, और ये है पवर्ग। तो इसको वर्ग कहते हैं। तो ये कवर्ग का अगर कोई भी ये आ जाए, ठीक है, चवर्ग का ये च, टवर्ग का ये, तवर्ग का ये, अपवर्ग का ये आ जाए। किसके बाद, इसके बाद अगर ये चार, इसके बाद अगर ये चार है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आया मैंने जो समझाया, सबको ये बातें समझ में आई। अरे यस और नो, अच्छा आप लोग अनम्यूट हो सकते हैं, अच्छा किसी ने हाथ उठाया, ओके कोई नहीं, चलिए हम उसको कोई है जो अनम्यूट होना चाहते हैं, अच्छा अच्छा मैं आप लोगों को ऑप्शन दे देता हूँ। अच्छा चलिए अब बताइए, सबको समझ में आया अभी जो मैंने सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। पक्का एकदम क्लियर है ना। बहुत अच्छे से। तो देखिए सर ये आपको समझना पड़ेगा
तभी आप समझ पाएंगे। क्योंकि पंचम वर्ण ही अगर मुझे मालूम नहीं कि पंचम वर्ण होता क्या है, तो पंचम वर्ण के नियम को हम क्या जानेंगे, और अनुस्वार और अनुनासिक तो बिल्कुल नहीं जान सकते। तो सबसे पहले क्लियर है? तो देखिए अब यहाँ क्या बोला है, समझ गए। यदि किसी पंचम वर्ण के बाद उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण आए तो उस वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, अब जैसे देखिए, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप अगर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो देखिए बताता हूँ। जैसे मान लीजिए गंगा, मैंने क्या लिखा, गंगा। 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 अब इस गंगा में अनुस्वार का प्रयोग किया, तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा, मैंने आपको बताया पंचम वर्ण के बदले अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग होता है। तो ये पंचम वर्ण में यहाँ पे गंगा को अगर हम मान लीजिए, पंचम वर्ण को अगर हम जाने, कौन है भाई, आप म्यूट कर लीजिए, सब लोग बोलने के बाद म्यूट कर लीजिए, ऑल ऑफ यू जस्ट म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। म्यूट हो जाइए, तो क्योंकि आवाजें आएंगी तो आप लोग नहीं समझ पाइएगा। आई बात समझ में? एक सेकंड, ये लोग सुनते नहीं है, कितना भी कहो बट इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों को लगता है म्यूट करना भी नहीं आता, खुद को समझ में नहीं आ रहा है। प्रिय रंजन जरा ध्यान दो कि कैसे म्यूट होता है, ये सीख लीजिए। आई बात समझ में? आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, यू ऑल आर वेल डिसिप्लिन्ड, बट यू हैव टू लिसन, ओके, एंड ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो गंगा, अब हम सबसे पहले ये जानिए गंगा में अनुस्वार आया कैसे। अब आपको मैं जरा सा और खुल के बताता हूँ, जरा अच्छे से बताता हूँ, तब आपको समझ में आए। ये गंगा असल में ग है, इसमें आधा अंगा है, और फिर से ग है, और आ की मात्रा है, ये है गंगा। ठीक, अब आप देख रहे हैं ये पंचम वर्ण है, ये अंगा पंचम वर्ण है कि नहीं? किस वर्ग का? कवर्ग का। कवर्ग का पंचम वर्ण अंगा होता है। ठीक, अब ये अंगा के बाद क्या आया है? फिर ग आया है, यानी इसी के वर्ग का कोई वर्ण आया है, यानी तीसरा वर्ण है, जो भी इसी के वर्ग का है, इसीलिए अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। इसीलिए हम गंगा को ऐसे लिखते हैं। सबको समझ में आया? रुकिए मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। अब समझ में आया कैसे होता है ये चीज? पंचम वर्ण, पंचम वर्ण के बाद उसी के वर्ग का देखिए ग आया है, इसीलिए हम गंगा को अनुस्वार लगा के लिख देते हैं। क्लियर है सबको? यस वेरी गुड। चलिए अब ग वाला देखिए, इन सब नियम को बहुत अच्छे से समझिए। यदि एक ही पंचम वर्ण एक साथ दो बार आए तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा क्यों नहीं किया जाता है, ठीक है? एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ ओके, तो क्यों नहीं किया जाता है इसको आपको समझना है। अब मान लीजिए मैं लिखता हूं गन्ना, ठीक, या फिर चम्मच, तो क्या हम, हाँ, तो क्या हम गन्ना को ध्यान दीजिए, मैं इसको यहां लिखता हूं, इधर अगर ध्यान, ठीक है ना, तो मैं ही हट गया अच्छा कोई बात नहीं, चलिए मैं इसको एक काम करता हूं, मिटा देता हूं। अब तो ये समझ में आ गया, मैं इसलिए रखा हुआ हूं इसको सामने की पता नहीं आपको कब जरूरत पड़े। तो अगर मैं मान लीजिए गंगा को मैं यही लिखता हूं, चलिए यहां लिखता हूं, ठीक, क्या लिख रहा हूं मैं? गन्ना। तो देखिए न है, न पंचम वर्ण है ना, किसका वर्ण है? इसका, तवर्ग का पंचम वर्ण यानी पांचवा वर्ण है, ये पहला, ठीक, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा, और ये पांचवा। अगर हम इसको बांट दें तो देख लीजिए इस तरह से, तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तीसरा है, ये चौथा है, और ये पांचवा है। क्लियर है? ध्यान दीजिए, देख रहे हैं सब लोग? यस सर। तो ये है। यस सर। अब आप अगर ध्यान दें, हाँ, तो देखिए ये पहला है, दूसरा है, सब दूसरा है, सब पहला है, किसका? कवर्ग का, फिर ये चवर्ग का है, टवर्ग। क्लियर है? तो यहां देखिए गन्ना के बाद क्या है? न है, और फिर से न आया है, यानी दो बार पंचम वर्ण आया है, और ये पंचम वर्ण तवर्ग का है। तो तवर्ग का जब एक ही वर्ण दो बार आया है तो कभी भी हम गन्ना को ऐसे नहीं लिख सकते, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
इसीलिए नियम बनाया गया है कि जब दो पंचम वर्ण आ जाए यानी पांचवा वर्ण आ जाए तो हम लोग एक आधा और एक पूरा लिखते हैं। क्लियर? ठीक उसी तरह से चम्मच। समझ में आया? यानी जब दो पंचम वर्ण बार बार आ जाए, 2 बार आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? कभी भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है? सबको क्लियर है? चलिए अब आगे देखिए। अब देखिए घ नंबर, यदि पंचम वर्ण के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है ना? अब जैसे मैं आपको समझाता हूं कैसे। अब मान लीजिए जैसे हम लिखते हैं, चलिए जन्म, मैंने क्या लिखा? जन्म। तो आप देख रहे हैं पंचम वर्ण के बाद दोबारा पंचम वर्ण आया है ना? तो यहाँ तो ये तो आप समझ गए थे कि हम लोग कभी भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन पंचम वर्ण के बाद कोई अन्य वर्ण आए, आप अगर एक और शब्द लें, चलिए सन्यासी, देख रहे हैं तो क्या सन्यासी को तो क्या सन्यासी को हम ऐसे लिख सकते हैं? बताइए, लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। नो सर। हम सन्यासी को क्या करेंगे? जब पंचम वर्ण के बाद अब यर अलग वर्ग, कुछ अलग ही वर्ग का आगे, ठीक है ना, यानी दूसरा है, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? कभी भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक। अब सन्यासी के बाद और भी ऐसे शब्द हैं जैसे मान्य, हाँ मान्य है, मान्यवर है, और भी ऐसे शब्द होंगे। यानी सीधे सीधे अगर मैं आपको समझाऊं तो यदि पंचम वर्ण के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्लियर है? तो समझ में आ गया? जैसे अब मान लीजिए, चलिए जनता में तो अच्छा, और कोई, और आपको कोई और याद आ रहा है तो बताइए। और कोई आपको लग रहा होगा जो आपको नहीं पता? आपको कोई और उदाहरण याद आ रहा है? किस चीज का सर? यही जब पंचम वर्ण के बाद किसी अन्य वर्ण का कोई वर्ग आए तो, अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो, याद आ रहा है? बताइए। चलिए यही आपका होमवर्क, आप कम से कम 5 शब्द ढूंढ के लाइएगा जहां पर पंचम वर्ण के बाद जो है अन्य वर्ग का कोई वर्ण आया हो, ठीक है ना, ऐसा, और जहां पर हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते। क्लियर है? ठीक है। अब पंचम वर्ण के बाद जैसे है, इसमें तो पूरा चलिए कोई बात नहीं, चलिए अब हम लोग बाद में ढूंढेंगे। अब अगला देखिए, ये तो समझ में आ गया ना सबको? ये समझ में आया ना? अन्य वर्ग का आएगा तो हम लोग नहीं कर सकते। देखिए ना यहाँ पर एक और शब्द है अन्य। अन्य में भी तो पंचम वर्ण के बाद कोई अन्य शब्द है, तो क्या हम यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आई बात समझ में? क्लियर है? यस सर। हाँ, उसके बाद और भी ऐसे कोई शब्द आप ढूंढ के लाइएगा। तो चलिए अब अगला। यस सर। यदि किसी वर्ण को बोलते समय, ध्यान रखिएगा, यदि किसी वर्ण को बोलते समय हवा, अच्छा यहाँ पर खाली था ना, हवा यहां पर होगा मुंह एवं नाक से, यहां छूट गया है, मुंह एवं नाक से, नाक एवं मुंह से, वहां आपका शायद नहीं लिखा हुआ है ना, ये छूट गया ना, तो यहाँ पर नाक और मुंह होगा। क्लियर है? के साथ बाहर निकले, एक साथ मुंह और नाक से हवा एक साथ बाहर निकले तो उस वर्ण के ऊपर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अनुनासिक। किसका प्रयोग? अनुनासिक। अब अनुनासिक चिन्ह, बिल्कुल, अनुनासिक का मतलब होता है ये, ठीक है।